थर्मल फिजिक्स हमने स्टार्ट किया बेटा। थर्मल फिजिक्स में हम अभी तक क्या पढ़ चुके हैं? सबसे पहले हमने टेम्परेचर की बात की। टेम्परेचर के डिफरेंट स्केल्स, हमने ये देखा कि कैसे टेम्परेचर को हम कन्वर्ट करते हैं फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर यूनिट। उसमें कुछ बेसिक चीजें देखी, जैसे केल्विन और सेल्सियस में चेंज इन टेम्परेचर सेम होता है। हमने कुछ ग्राफ्स की बात की, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का ग्राफ लीनियर है, ठीक है। देन वी टॉक्ड अबाउट फॉल्टी थर्मोमीटर के क्वेश्चंस कैसे करने हैं। उसके बाद हमने बात की नेक्स्ट क्लास में अबाउट द थर्मल एक्सपेंशन, और ये देखा कि थर्मल एक्सपेंशन जो है ये तीन तरीके से होती है सॉलिड्स में। एक लीनियर एक्सपेंशन होती है, एक सुपरफिशियल एक्सपेंशन या जिसे हम एरियल एक्सपेंशन बोलते हैं, और एक होती है क्यूबिकल एक्सपेंशन जिसे बोलते हैं थ्री डायमेंशनल। ठीक है, अल्फा बीटा और गामा के बारे में पढ़ा। फिर नेक्स्ट क्लास में हमने थर्मल एक्सपेंशन लिक्विड्स की बात की, ठीक है, वेरिएशन ऑफ डेंसिटी विद टेम्परेचर। आज हम बात करेंगे अबाउट स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट की बात करते हैं। स्पेसिफिक हीट किसी भी सब्सटेंस, किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी मटेरियल के टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए हमें उसे हीट देनी पड़ेगी। या तो हीट देनी पड़ेगी या मैकेनिकल वर्क करना पड़ेगा टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। अगर हम किसी सब्सटेंस को कोई हीट सप्लाई करते हैं तो बेटा ये जो हीट है, लेट मी रिप्रेजेंट दिस हीट बाय डी क्यू। ये हीट दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। एक तो ये डिपेंड करती है कि इस ऑब्जेक्ट का, इस सब्सटेंस का मास कितना है, और दूसरा ये डिपेंड करती है कि टेम्परेचर में चेंज कितना लाना है। मास ज्यादा होगा तब भी ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, टेम्परेचर में चेंज ज्यादा लानी है तब भी ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। तो यहाँ बेटा जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय सी, और ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो है इसी को स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। एंड दिस डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। कितनी हीट देनी पड़ेगी वो मास और चेंज इन टेम्परेचर के अलावा इस चीज पे भी डिपेंड करता है कि सब्सटेंस की नेचर क्या है, राइट। इस C को अगर मैं मैथमेटिकली लिखूं, आई विल राइट C इक्वल टू डी क्यू डिवाइडेड बाय m इंटू डी टी। ठीक है, देखें इससे हम इसका SI यूनिट निकाल लेंगे। SI यूनिट की अगर बात करें, इट विल बी, देखो ये हीट है, हीट इज मेजर्ड इन जूल, मास इन केजी एंड टेम्परेचर इन केल्विन। सो इट इज जूल पर केजी पर केल्विन। या इसका जो और यूनिट होगा, एक और यूनिट है जो प्रैक्टिकली हम यूज करते हैं, वी कॉल इट एज द थर्मल यूनिट। इट इज कैलोरी, जूल की जगह कैलोरी, मास ग्राम में पर डिग्री सेल्सियस। कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस भी इसी का यूनिट है, ठीक है। और अगर हम इसके डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला हीट है, हीट मींस एनर्जी, so it is m1 l2 t minus 2, mass is m1 and change in temperature that is k1. So dimensional formula will be m0 l2 t minus 2 k minus 1. यहाँ k जो है that is representing Kelvin temperature। जब भी कोई थर्मल क्वांटिटी आएगी तो mlt के अलावा आपको k दिखेगा। जैसे अगर कोई इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी आती है तो आपको एम्पियर दिखता है A। अगर हम बात करें कुछ पर्टिकुलर जैसे कॉमनली अवेलेबल मटेरियल है, जैसे स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। व्हाट इज स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर? इट इज 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ऐसे लिखते हैं 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। इसका ये मतलब है कि 1 ग्राम वाटर के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए टेम्परेचर को उसके 1 कैलोरी हीट देनी पड़ेगी। और अगर हम बात करें आइस की, तो स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस इससे हाफ होती है, इट इज 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, वाटर की स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस, तो 0.5 कैलोरी ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड
to raise the temperature of 1 gram of ice by 1 degree Celsius. ठीक है, this is basic idea about the specific heat. Specific heat जो है, अगर बात करें हम कि मैक्सिमम स्पेसिफिक हीट किसकी होती है, हाइड्रोजन के लिए जो स्पेसिफिक हीट की वैल्यू है, specific heat of hydrogen, that is 3.5 calorie per gram per degree Celsius. Maximum 3.5 calorie of heat is required to raise the temperature of 1 gram by 1 degree Celsius. यहाँ बेटा हमारे पास कुछ क्वेश्चंस रहेंगे कैलोरीमेट्री पे बेस्ड, वी कॉल एज द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री. प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री सेज कि जब भी दो सब्सटेंसेस के बीच में हीट एक्सचेंज होती है, इट इज बेसिकली बेस्ड ऑन हीट अकाउंटिंग. कैलोरीमेट्री इज बेस्ड ऑन हीट अकाउंटिंग. इट सेज कि जब भी दो सब्सटेंसेस के बीच में हीट एक्सचेंज होगी, देन हीट लॉस्ट बाय वन बॉडी इक्वल्स टू हीट गेन्ड बाय द अदर बॉडी. एक बॉडी हीट लूज करती है, दूसरी बॉडी हीट को गेन करती है. लॉस्ट हीट इज इक्वल टू द गेन्ड हीट. ठीक है, सो वी सिंपली राइट C1 M1 DT1 C2 M2 DT2. ठीक है, जैसे क्वेश्चन की हेल्प से मैं इसको समझाता हूं आपको. मान लीजिए मेरे पास 100 ग्राम ऑफ वाटर है. ठीक है, 100 ग्राम ऑफ वाटर और इसका टेम्परेचर है से 50 डिग्री सेल्सियस. 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस is mixed with, suppose in the other container I am having 200 gram of water, इसका टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस. हमने इतना पढ़ लिया कि टेम्परेचर डिफरेंस के कारण हीट का फ्लो होता है, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण हीट एक्सचेंज होती है. तो जब इन दोनों को मिक्स करेंगे, क्वेश्चन क्या है कि 100 ग्राम वाटर एक कंटेनर में है जिसका टेम्परेचर 50 है, 200 ग्राम वाटर दूसरे कंटेनर में है जिसका टेम्परेचर 80 है. जब हम इन दोनों को मिक्स करेंगे तो मिक्स करके हमारे पास 300 ग्राम वाटर तो आ जाएगा, बट इस 300 ग्राम वाटर का टेम्परेचर जो है वो कितना होगा. सो क्वेश्चन इज 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस इज मिक्स्ड विद 200 ग्राम ऑफ वाटर एट 80 डिग्री सेल्सियस. व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर. तो मिक्सचर जो बना उस मिक्सचर का टेम्परेचर कितना है. मिक्सर का टेम्परेचर कैसे पता करना है बेटा, देखो एक चीज बिल्कुल यहाँ क्लियर होनी चाहिए आपको कि हीट जो है उसका फ्लो होगा फ्रॉम ए बॉडी विच इज एट हायर टेम्परेचर टू ए बॉडी विच इज एट लोअर टेम्परेचर. तो इन दोनों में अगर आप देखोगे तो ये जो 200 ग्राम वाला वाटर है इसका टेम्परेचर है 80, इसका 50 है, तो ऑब्वियसली इसमें से इसमें हीट जाएगी. जब ये बॉडी हीट लूज करेगी तो इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा और ये बॉडी हीट गेन करेगी, टेम्परेचर बढ़ जाएगा. अब यहां से यहां तक हीट तो जाएगी, बट टिल हाउ लॉन्ग. ऐसा थोड़ी है कि ये बर्फ बन जाएगा थोड़ी देर बाद और सारी की सारी हीट उधर चली जाएगी, ये जीरो पे आ जाएगा. हीट का एक्सचेंज होता है टेम्परेचर डिफरेंस के कारण. जब इन दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा तो हीट का फ्लो जो है वो भी स्टॉप हो जाएगा. मान लेते हैं जो रिजल्टेंट टेम्परेचर T है वो हमने फाइंड करना है. 80 से कम होगी इस T की वैल्यू और 50 से ज्यादा होगी, सो दिस विल लूज हीट. मैं ऐसे लिखूंगा, सिंस दोनों में वाटर है, सो आई विल राइट C M is 200 इनटू इसका टेम्परेचर कितना चेंज होएगा, इट विल कम डाउन टू T हो जाएगा इससे 80 से, सो इट विल बी 80 माइनस T. कितना बन जाएगा, यहां पर देखो इसमें हीट आ रही है, कितनी हीट आएगी, स्पेसिफिक हीट तो C ही है. इसका मास दिया 100 ग्राम, ग्राम ही रहने दीजिए, दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा वो, और इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा
ठीक है, 50 से कितना हो जाएगा T, सो इसका टेम्परेचर हो जाएगा T minus 50. दिस C and C will be out. ये आपके पास कट जाएगा, 2 into 80 minus T will be equal to T minus 50. ठीक है, you can get it now. 160 minus 2T equal to T minus 50. This will become 210 equal to 3T. तो T कितना आ गया? T will be 70 डिग्री सेल्सियस. अब इसमें जनरली क्या गलती करते हैं हम लोग, हम ये आंसर डायरेक्ट निकालने की कोशिश करते हैं, बोलते हैं इसका 50 है, ठीक है 50, दिस इज 80, एवरेज निकाल लेते हैं, 65 आना था, लेकिन आंसर क्या ना आया, इट इज नॉट 65, ठीक है, इट इज 70. अच्छा 65 भी आ सकता है क्या कभी? यस 65 भी आ सकता है. ये टी जो है इन दोनों का एवरेज तब होगा अगर आप करके देख लेना, अगर दोनों का मास बराबर लिया जाए तो टी आ जाएगा 80 plus 50 divided by 2, so it will be equal to 65 डिग्री सेल्सियस. तो अगर दोनों इक्वल अमाउंट्स में है, ठीक है, we take their equal amount and then mix them, तो जो रिजल्टेंट टेम्परेचर है वो एवरेज होगा, और अगर डिफरेंट अमाउंट होगा तो आपने इस तरह से करना है. ठीक है, इसको देखो. स्पेसिफिक हीट पे ही बेस्ड क्वेश्चन है बेटा. वी हैव 3 डिफरेंट लिक्विड्स A, B and C, और उनके रिस्पेक्टिवली टेम्परेचर्स हैं 12, 19 एंड 28. A और B को मिक्स किया, रिजल्टेंट टेम्परेचर आ गया 16. B और C को मिक्स किया, रिजल्टेंट टेम्परेचर आ गया 23. तो रिजल्टेंट टेम्परेचर कितना होगा अगर हम A और C को मिक्स करेंगे, तो व्हाट विल बी द रिजल्टेंट टेम्परेचर? अब A और B को मिक्स करने से आपको क्या मिलेगा? स्पेसिफिक हीट की रेशियो मिलेगी CA/CB. B और C से क्या मिलेगा? CB/CC. तो उसको आप यूज कर लेना जब A और C को मिक्स करेंगे. अमाउंट इक्वल है तीनों का, यहाँ अमाउंट इक्वल है बट लिक्विड्स आर डिफरेंट, स्पेसिफिक हीट इज नॉट सेम. ट्राई करो. देखो कैसे करना है इसको. A और B को मिक्स किया पहले. जब हम A और B को मिक्स करते हैं तो हमारे पास M तो सेम है, आप मास M लिख लीजिए, CAM इंटू, देखो A और B, एक का 19 था, एक का 23 था, और रिजल्टेंट टेम्परेचर आया 16. तो A का हो गया 12 से 16. सो यू राइट 16 minus 12. इट इज इक्वल टू CB, M तो मास तो M ही है, 19 से 16 हो गया, so it is 19 minus 16. M और M cancel, CA into 4 is equal to CB into 3. That means CA is equal to 3/4 CB. In the similar way, अगर हम A और B की जगह अभी किसका कॉम्बिनेशन ले? B और C का, B and C. So we write CB M. B का टेम्परेचर पहले 19 था, अभी हो गया 23. So it is 23 minus 19 equal to CC M, और टेम्परेचर हो गया 28 minus 23. M और M कैंसिल, तो अभी CB आ गया, CB into 23 minus 19 क्या हुआ? 4 equal to CC into 28 minus 23 is 5. ठीक है, तो अभी मेरे पास CC बन जाता है 4/5 CB. ठीक है, CA भी निकल गया इन टर्म्स ऑफ CB, CC भी निकल गया इन टर्म्स ऑफ CB. नाउ व्हेन वी मिक्स A एंड C, A और C को मिक्स करेंगे, देखो A का टेम्परेचर 12 है, C का टेम्परेचर 28 है, तो रिजल्टेंट टेम्परेचर जो है वो 12 से ज्यादा
और 28 से कम, 12 से ज्यादा, 28 से कम, ए एंड सी का कॉम्बिनेशन है अभी, सी ए एम टी माइनस 12, सी बी सॉरी सी सी एम 28 नहीं, सी का टेम्परेचर 23 था, 23 माइनस टी. You will solve this equation. सी ए की जगह लिखो 3/4 CB m इंटू टी माइनस 12. सी सी की जगह लिखो 4/5 CB m इंटू 23 माइनस टी. The CB and CB will be out. m और m तो होगा ही. So we have 15, ये इधर और ये उधर ले जाओ, 15 इंटू टी माइनस 12 इक्वल टू 16 इंटू 23 minus t. That will give 15t minus 15 into 12, 180, 16 into 23, 368 minus 16t. इसको solve करके t निकालो. You will have 31t. ये इधर आ जाएगा. 31t equal to 8, 4, 5. So t equal to 548 divided by 31. चेक करो इसको एक बार. इसमें ये पहले ठीक ही लिखा था, ये 28 है बेटा. दिस इज नॉट 23. सी का टेम्परेचर 28 है, सो इट इज 28. ये करेक्शन कर लेना. सो लेफ्ट साइड तो सेम रहेगी, 15t माइनस 180 इक्वल टू 16 इंटू 28, ऐसे ही लिखता हूं मैं अभी, माइनस 16t. सो 31t इक्वल टू 16 इंटू 28 प्लस 180. इसे सॉल्व करके आप t निकालोगे, that will be 20.25 डिग्री सेल्सियस. सो दिस वे आप मिक्सचर के ये क्वेश्चंस करोगे कि when we have a mixture of more than 2 liquids, how to apply this principle of calorimetry. चेक कर लीजिए इसको आप. देखिए क्वेश्चन क्या है. A liquid of mass m and specific heat C is heated to a temperature T. Another liquid of mass m/2 and specific heat 2C is heated to a temperature 2T. If the liquids are mixed, then what is the temperature of the mixture? Is it 2/3T, 8/5T, 3 by principle of calorimetry पे based direct question है ये. देखो इसका solution simple है बेटा. Heat loss by one will be equal to heat gained by the other. Resultant temperature अगर T dash है, तो जिसका mass m है, specific heat C है, उसका temperature T था पहले, दूसरे का temperature T dash 2T है, so it will be T dash minus T. It is equal to m/2. Specific heat is twice of C और temperature 2T से T dash हो गया, so 2T minus T dash. ये mc कैंसल, T dash minus T, ये 2 और 2 कैंसल, 2T minus T dash. Twice of T dash will be equal to 3T. ये इधर आगे ऐड हो जाएगा, ये उधर जाके ऐड होगा. So T dash will be equal to 3T/2. अभी हम बात करेंगे चेंज ऑफ स्टेट. इस पे बेस क्वेश्चन भी आते हैं बेटा. इस पे बेस क्वेश्चंस मैं कल आपके साथ शेयर करूंगा. चेंज ऑफ स्टेट. स्टेट, नॉर्मली स्टेट का मतलब है फेज चेंज. वी हैव 3 phases: solid, we have liquid, we have the vapors or the gaseous phase. सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्शन प्रोसेस जो है, इस प्रोसेस को बोलते हैं बेटा मेल्टिंग. लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होने का जो प्रोसेस है, जो फिनोमेना है, इस प्रोसेस को बोलते हैं वेपराइजेशन. गैस टू लिक्विड इज कंडेंसेशन और लिक्विड टू सॉलिड कन्वर्शन जो है उसको फ्यूजन बोलते हैं.
नॉर्मली ये 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड को हीट देंगे तो लिक्विड बनेगा, लिक्विड को हीट देंगे तो गैस बनेगी, गैस से हीट निकालेंगे तो वो लिक्विड, और अगर हम लिक्विड से हीट निकालेंगे तो वो सॉलिडिफाई हो जाता है, वो सॉलिड बन जाता है। एक चीज है लेकिन, ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट, ड्यूरिंग change of state, the temperature does not change. जब स्टेट चेंज होती है, टेम्परेचर चेंज, ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट द टेम्परेचर डज नॉट चेंज। क्या चेंज होता है? देखो, मैं एक एग्जांपल से बताता हूं। मान लीजिए हमारे पास एक कंटेनर है, प्लेस ऑन सम स्टैंड, और इस कंटेनर में वी हैव सर्टेन आइस क्यूब्स। ठीक है, आइस है 0 डिग्री सेल्सियस पे, एंड इसमें वी कीप ए थर्मामीटर हेयर, एंड व्हाट वी डू, वी कीप ऑन सप्लाइंग सर्टेन हीट। हीट सप्लाई करते हैं। हीट सप्लाई करेंगे तो क्या होगा? नॉर्मली हमने अभी पढ़ा स्पेसिफिक हीट में कि हीट सप्लाई करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, बट यहाँ देखिए, जब हम हीट सप्लाई करेंगे, सपोज ये हमारा जो थर्मामीटर है, इस थर्मामीटर की रीडिंग हमें दिख रही है 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि ये आइस है 0 डिग्री सेल्सियस पे, एंड 0 डिग्री सेल्सियस is the melting point of ice, you know this. So when we supply heat, normally क्या होना चाहिए? हीट सप्लाई से करने से टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, बट हम ये देखते हैं कि ये आइस क्यूब मेल्ट तो होना शुरू हो गई, लेकिन टेम्परेचर 0 ही दिखाता है। तो वो आइस मेल्ट हो रही है, इट बिकम्स वाटर, बट टेम्परेचर रिमेन्स 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि फेज चेंज होने में ही कन्वर्ट हो गई। मतलब उस सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने में ही हमने जो हीट दी थी वो कंज्यूम हो गई, वो यूज हो गई। जब तक लास्ट वाली आइस क्यूब भी मेल्ट नहीं हो जाती, तब तक टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। तो ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट हम जो हीट सप्लाई करते हैं, वो हीट सिर्फ स्टेट को चेंज करती है, फेज को चेंज करती है, टेम्परेचर को चेंज नहीं करती। ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट द टेम्परेचर रिमेन्स सेम। ठीक है, तो इस हीट को आपने सुना होगा ये वर्ड, दिस इज कॉल्ड एज लेटेंट हीट। दिस हीट इज कॉल्ड एज लेटेंट हीट। इसमें जो वर्ड लेटेंट है, दिस वर्ड इज कॉल्ड एज हिडन। लेटेंट वर्ड का मतलब है हिडन। हिडन हीट मतलब हमें उसका इफेक्ट फील नहीं हो रहा। कौन सा इफेक्ट? टेम्परेचर बढ़ने वाला इफेक्ट तो है, बट वो जो नॉर्मल या कॉमन इफेक्ट है वो नहीं है, वो फेज चेंज होने वाला इफेक्ट है। तो इफ वी प्लॉट ए ग्राफ टेकिंग टेम्परेचर अलोंग एक्स एक्सिस, या टाइम ले लेंगे अलोंग एक्स एक्सिस, सॉरी, और टेम्परेचर को अगर हम वाई एक्सिस के अलोंग लें, मान लो इनिशियली टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से कम भी हो सकता है। ठीक है, या वी स्टार्ट 0 फ्रॉम हियर, 0 डिग्री सेल्सियस था। सो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि हम टेम्परेचर हीट तो सप्लाई कर रहे हैं फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम, बट टेम्परेचर 0 ही रह रहा है। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद क्या हुआ? टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो गया। एक पर्टिकुलर स्टेज के बाद टेम्परेचर फिर कांस्टेंट हो जाएगा। जब ये टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, इस कांस्टेंट टेम्परेचर को ये वाली फेज यहां स्टार्ट हो गई। मतलब अगर वाटर की एग्जांपल लें, दिस इज 100 डिग्री सेल्सियस, दिस इज 0। ये जो प्रोसेस है, दिस इज वेपराइजेशन। ये जो प्रोसेस है, दिस इज मेल्टिंग। यहाँ सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ है, टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ। यहाँ लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। तो टेम्परेचर सिर्फ इतने से पोर्शन में चेंज हो रहा है। कितने से पोर्शन में? जब सारी की सारी आइस मेल्ट होके वाटर में कन्वर्ट हुई, फिर उस वाटर का टेम्परेचर बढ़ने लगा, बिकॉज उसी टेम्परेचर पे वेपराइजेशन नहीं होगी। जो उसका वेपराइजिंग पॉइंट होगा वो डिफरेंट होगा। जैसे वाटर है तो 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट हो गई आइस, एंड 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट हो गई। इसका मतलब देखो क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट हो रही है, मींस इट इज मेल्टिंग एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। दैट इज व्हाई जो मेल्टिंग है
थर्मोडायनेमिक्स में हम बोलते हैं कि मेल्टिंग प्रोसेस is an isothermal process. It takes place at a constant temperature. This is called as boiling. This is also an isothermal process. ऐसे process which takes place at constant temperature, those processes are called as isothermal processes. तो melting भी change of phase, ऐसे याद रखो, change of phase is always a isothermal process. phase change होता है तो temperature change नहीं होता है। ठीक है, तो ये latent heat बेटा किस पे डिपेंड करती है? देखो, अगर हमारे पास यहाँ आइस क्यूब्स हैं, इन आइस क्यूब्स को मेल्ट करने के लिए कितनी हीट देनी पड़ेगी? वो तो डिपेंड करता है कि आइस क्यूब्स कितने हैं, मास पे डिपेंड करता है। ठीक है, dq इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या यहाँ q ही बोल देते हैं, q इज प्रोपोर्शनल टू m। तो बेटा यहाँ जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, उस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम L से रिप्रेजेंट करते हैं, which depends on the nature and is called as latent heat। इस latent heat को अगर मैथमेटिकली देखना है q by m, तो it is the amount of heat required to raise to change the phase। latent heat को कैसे डिफाइन करेंगे? It is the amount of heat required to change the phase of 1 gram of a substance। ये मैंने जनरल लिखा, 1 gram of a substance के फेज को चेंज करने के लिए जितनी हीट देनी पड़ेगी, उस हीट को लेटेंट हीट बोलते हैं। एंड ये जो लेटेंट हीट है, ये दो तरह की है। एक है बेटा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और दूसरी है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। latent heat of fusion क्या हुआ? That how much amount of heat is required to change the phase of 1 gram of a substance from solid to liquid, and this is vaporization, liquid to gas convert करने के लिए। अगर हम specifically water की बात करें, water की specific heat, latent heat of fusion जो है, that is 80 calorie per gram। You know 1 calorie is 4.18 joule। तो latent heat of fusion is 80 calorie per gram, और water के लिए ही जो latent heat of vaporization है, that is 540 calorie per gram। So calorie per gram is the unit, यहाँ से आप देख सकते हो। ऐसे तो joule per kg भी बोल सकते हो। ठीक है, इसमें टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, that is why we are not having delta T here। तो 80 कैलोरी पर ग्राम, आप इसको लिख भी सकते हो बेटा ऐसे, अगर आपने कन्वर्ट करना है 80 इंटू 4.2 जोल डिवाइडेड बाय 1/1000 kg। 1 ग्राम क्या होता है? 1/1000 kg। सो इट विल बी इक्वल टू 80 इंटू 4.2 इंटू 1000 जोल पर kg। ठीक है, यू कैन गेट इट डन। सिमिलरली आप इस लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को भी कन्वर्ट करोगे फ्रॉम दिस कैलोरी पर ग्राम टू जोल पर केजी। ठीक है, इतना कर लीजिए। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस हम कल करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा थ्योरेटिकली ये पढ़ लो आज। ठीक है, नोटबुक आपकी कंप्लीट रहनी चाहिए एज बिल्कुल वैसे ही जैसे क्लास में पढ़ रहे थे। ठीक है, एंड इन केस ऑफ एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट, यू कैन सेंड।